हेलो गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 मई का ये हाल किसने किया। पास्ट में जल्द ही अभिमन्यु को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और जब चिराग जी उसे घर लेकर आए तब भी उसका हाथ ठीक तरह से काम नहीं कर रहा था और इसी वजह से धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगा था। उसकी इस हालत को देखकर चिराग जी को काफी तकलीफ होती थी और तब उनके खास दोस्त और शहर के डीआईजी कौशल खन्ना ने ही उन्हें ये एडवाइस दी कि अगर वो अभिमन्यु को डिप्रेशन से बाहर लाना चाहते हैं तो उन्हें उस पर जिम्मेदारियों का बोझ डालना ही होगा, ताकि वो अपनी तकलीफ को इग्नोर करके अपनी जिम्मेदारी निभाने में अपना दिमाग लगाए। और जब वो ऐसा करेगा तभी वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकल पाएगा और उसे ये महसूस होना भी बंद हो जाएगा कि अब वो किसी काम का नहीं। चिराग जी को कौशल जी की बात भा गई और उन्होंने उनके कहे मुताबिक ही डॉक्टर से कहकर अपने बीमार होने का फैक्ट सर्टिफिकेट बनवाया और बीमार होने का नाटक करके बिस्तर पर पड़ गए, जिस कारण उनकी कंपनी को एक काफी अच्छी खासी डील अपने हाथों से गंवानी पड़ी। लेकिन अपने बेटे को ठीक करने के लिए उन्हें ये भी मंजूर था। जल्द ही कौशल जी की योजना काम कर ही गई, क्योंकि चिराग जी के पिता भजन कीर्तन में लगे रहते थे और अभिमन्यु विराग को कुछ खास पसंद करता नहीं था। तो उसने अपना एक हाथ नाकाम होने के बाद भी अपने पिता की कंपनी की सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर संभाली और कंपनी को आगे बढ़ाने लगा। लेकिन विराग, जो कि हमेशा से ही इस कंपनी को और मेहरा खानदान की विरासत को हथियाने में लगा हुआ था, उसने दोबारा से अभिमन्यु के खिलाफ प्लान्स बनाने शुरू कर दिए। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अपने साथ हुए हादसे के बाद अभिमन्यु कभी चुप नहीं बैठा था, बल्कि वो उस हादसे की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और जल्द ही अभिमन्यु उस सर्वेंट तक पहुंच ही गया जिसने अर्जुन के कमरे के बाथरूम में कर छोड़ दिया था। उस दिन पहली बार विराग ने अभिमन्यु का असली चेहरा देखा था, जब अभिमन्यु ने ठीक उसी तरह से इलेक्ट्रिक शॉक देकर उस सर्वेंट को मार डाला, जिसकी वजह से उसे कट लगा था और उसका एक हाथ खराब हो गया था। उस दिन के बाद से विराग की भी कभी खुलकर अभिमन्यु से पंगा लेने की हिम्मत नहीं हुई और वो बस कभी किसी तो कभी किसी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाता ही रहा। लेकिन अब ये आस्तीन का सांप इस तरह अपने फन फैलाकर उन लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाएगा, इसकी उम्मीद तो अचल को भी नहीं थी। अचल ने जाकर बदहवासी से अभिमन्यु के रूम का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। अभिमन्यु को इस तरह अपने कमरे का दरवाजा नॉक किए जाने पर बहुत गुस्सा आया और वो दंदना कर कमरे से बाहर आया और दरवाजे खोलकर अचल की कॉलर पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। अचल उसके इस रिएक्शन से थोड़ा डर गया और उसकी आंखों पर चढ़ा गोल सा चश्मा भी नीचे गिर गया। अभिमन्यु को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने दांत भींचते हुए कहा, कुछ ऐसा कहना जिसे सुनने के बाद मेरे कानों को सुकून आए, वरना आज तुम गए समझो। अचल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप मुझे बोलने का मौका देंगे तभी तो मैं कुछ बोलूंगा ना बॉस। अभिमन्यु ने उसे उठाकर एक और फैन का और गरजते हुए कहा, जल्दी बको। सर, वो माहिरा की मदद किसी और ने नहीं बल्कि आपके सौतेले भाई विराग ने की है। अचल एक सांस में ही पूरी बात कह गया। ये सुनकर तो अभिमन्यु की काली गहरी आंखें चमकने लगी और उसके चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। अभिमन्यु ने अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा, तो मेरे सौतेले भाई में अब इतनी हिम्मत आ गई है कि वो मुझसे पंगा ले, कोई बात नहीं। अब अगर वो ऐसा करना ही चाहता है तो मैं भी तैयार हूँ। उसके बाद अभिमन्यु कुछ सोचने के बाद अचानक से कहा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं किसी को दिल से सबक सिखाना चाहता हूँ, जो बड़ी ही दिलेरी से मेरे इस घर में रहने आई है और उसमें इतनी हिम्मत है कि वो सीधे मुझे यानी कि अभिमन्यु मेहरा को ऑफेंड कर रही है, तो फिर ठीक है, मैं भला उसे रोकने वाला कौन होता हूँ, जिसकी जो मर्जी वो करे। और फिर उसने अचल के कान में जाकर कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद तो अचल को भी पसीना छूट गया और उसने डरते हुए कहा, बॉस, क्या ये काम मुझे ही करना होगा? ऑफ कोर्स, तुम्हारे अलावा और कोई है यहाँ जिसे मैं ये करने को कह सकता हूँ। अभिमन्यु इस अंदाज में बोला कि अचल को वहाँ से गायब में जरा भी वक्त नहीं लगा। उसके बाद अभिमन्यु ने अपने बैग को गौर से देखा और कुछ सोचने लगा। उसने अपने एक सबऑर्डिनेट से घर का पूरा ब्यौरा लिया और माहिरा के लिए कुछ स्पेशल लेकिन खतरनाक तैयारी करने लगा। माहिरा इस वक्त अर्जुन के साथ अपने रूम में बैठी कुछ जरूरी बातें डिस्कस कर रही थी जब उसके फोन पर अभिमन्यु का कॉल आया। वो तो शुक्र था कि अभिमन्यु का नंबर सेव नहीं था, तो अर्जुन एकदम से ही पता नहीं लगा पाया कि आखिर किसका कॉल है और माहिरा ने जल्दी से फोन काट दिया और उसे साइलेंट कर अर्जुन से अपनी बातें कंटिन्यू करने लगी। लेकिन अभिमन्यु कहाँ मानने वाला था, वो लगातार माहिरा को फोन करता ही रहा। जब काफी देर हो गई माहिरा से बातें करते हुए तो अर्जुन ने एक नजर घड़ी पर डाली तो माहिरा से कहा, माही, आपको इस घर में जिस भी चीज की जरूरत हो प्लीज मुझे बताना, मैं हूँ यहाँ आपकी हेल्प करने के लिए। ये सुनकर माहिरा ने कहा, अर्जुन, आपने आज मेरी कितनी बड़ी मदद की है ये आप नहीं जानते।
अगर आपने मेरा फोन ना उठाया होता और अपने पापा को सारी बात ना बताते तो आप नहीं जानते मेरी दी के साथ कितना बड़ा अन्याय होता। तो इस बार अर्जुन ने माहिरा को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, एक ही रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, प्लीज कभी भी भैया को ये ना पता चल पाए कि मेरी मॉम ने तुम्हें मुझसे बात करने का आइडिया दिया था, क्योंकि उसके बाद तुम नहीं जानती कि हमारे घर में कितना बड़ा तूफान आ जाएगा। मॉम और दादी भैया से इतना डरती हैं कि सब सच जानने के बाद भी तुम ही सोचो कि अब तक उन दोनों में से किसी की हिम्मत उनके खिलाफ पापा या दादू को कुछ भी बताने की नहीं। इसलिए प्लीज कभी भी मेरी मॉम का नाम हाईलाइट ना हो, वरना मैं फिर तुम्हारी कभी मदद नहीं करूँगा। माहिरा ने सर हिलाकर सहमति दी और फिर अर्जुन उसके कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ ज्योति जी इस वक्त टेरेस पर बैठी दूर सूने आसमान को ही ताक रही थी। कल तक उनके इस घर में खुशियां ही खुशियां, और किसने सोचा था कि इस घर का सबसे बड़ा और जिम्मेदार बेटा अगले ही दिन कातिल भी बन जाएगा। जब वो अपने ख्यालों ही गुम थी तभी वहाँ विराग आ गया। उसकी आहट से ज्योति जी अपने ख्यालों से बाहर आई तो विराग स्माइल करते हुए बोला, मुबारक, मैंने आपके कहे मुताबिक ही आपके लाडले अर्जुन का गुनाह अपने सर ले लिया है, इसलिए टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि अब अभिमन्यु राशन पानी लेकर मेरे पीछे आने वाला है और आप आपका लाडला मजे से रहने वाले हैं, क्योंकि अभिमन्यु की गोलियों का शिकार तो मुझे ही बनना है हमेशा। उसकी बात सुनकर ज्योति जी की आंखें भर आई और उन्होंने हाथ जोड़ते हुए विराग से कहा, थैंक यू विराग, तुम्हें नहीं पता तुमने ऐसा करके मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है, पता नहीं मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी। ये सुनकर विराग ने बेरुखी से कहा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है आपको, विराग वैसे भी फ्री में किसी के लिए कुछ भी नहीं करता। वक्त आने पर मैं खुद ही आप पर के एहसान की वसूली कर लूंगा और तब आप मुकरने की सोचिएगा भी मत। वहीं दूसरी तरफ माहिरा शावर लेने के बाद आकर बिस्तर पर लेट गई। उसकी पलकें अब भारी हो चली थी। वैसे भी आज का दिन उसके लिए कुछ ज्यादा ही संघर्ष वाला दिन था। लेटते ही माहिरा को नींद आने लगी थी जब उसे अचानक से ही अभिमन्यु के फोन कॉल का ध्यान आया और माही हड़बड़ कर उठ बैठी। उसने जल्दी से अपना फोन अनलॉक किया तो उस पर न सिर्फ अभिमन्यु की ढेर सारी कॉल्स थी बल्कि मैसेज भी थे। माहिरा ने जल्दी से उन मैसेज को डाउनलोड किया तो ये उसकी बहन तृप्ति के बारे में था। माहिरा के हाथ कांपने लगे थे जब उसने मैसेज खोलकर देखना शुरू किया। उसमें कई सारी फोटोग्राफ्स थी जो कि एक लड़के की तृप्ति के साथ। लड़के के चेहरे को ब्लर किया गया था ताकि कोई भी उसे पहचान ना सके, लेकिन तृप्ति काफी आपत्तिजनक हालत में उस लड़के के ऊपर झुकी हुई थी। उसके बाद जब माहिरा के पास अभिमन्यु का टेक्स्ट मैसेज आया, वैसे तो तुमने काफी देर कर दी है और मुझे ऑलरेडी तुम्हें इसकी सजा दे देनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ, तुरंत मेरे बेडरूम में आ जाओ, वरना शायद फोटो में जो लड़का है वो तुम्हारी बहन के साथ हद पार कर जाए। तो अगले 5 मिनट में मेरे रूम में एंड और टाइम स्टार्ट नाउ। माहिरा किसी अनहोनी की आशंका के साथ अभिमन्यु के कमरे की तरफ दौड़ पड़ी। जैसे ही उसने अभिमन्यु के रूम का गेट खोला तो उसके होश ही उड़ गए। पूरा कमरा इस तरह से सजा हुआ था मानो किसी दुल्हन का कमरा हो। अभिमन्यु ने माहिरा पर गुलाब की पंखुड़ियां फेंकते हुए कहा, अब इतना भी क्या शर्माना बीवी, आओ अंदर आ जाओ। माहिरा को इस वक्त अभिमन्यु का कत्ल करने का मन कर रहा था कि अगर उसे एक खून माफ होता ना तो वो सबसे पहले इस आदमी को ही मार डालती। माहिरा ने 2 कदम अंदर आने के बाद कहा, ये सब क्या है अभिमन्यु? अभिमन्यु चलकर माहिरा के पास आया और रूम का दरवाजा बंद करने के बाद आकर उसके सामने खड़ा हो गया और फिर अचानक से उसकी गर्दन पर बाइट करते हुए कहा, इंडिया में पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती बीवी, उसकी उम्र कम हो जाती है। अभिमन्यु के इस तरह काटने से माहिरा दर्द से चीख उठी तो अभिमन्यु उसके सीने को अपनी बाजुओं में जकड़ते हुए कहा, कमाल है बीवी, अभी तो हमारे रोमांस की शुरुआत ही नहीं हुई और तुम अभी से चीखने लगी, तो बाद में तुम्हारा क्या हाल होगा। माहिरा ने अभिमन्यु की छाती पर मारते हुए उसे खुद से दूर करते हुए जवाब दिया, मेरे साथ ये सब करने का सोचना भी मत, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। माही की धमकी सुनकर अभिमन्यु ने अपने फोन का लॉक खोलकर स्क्रीन माहिरा की आंखों के सामने कर दी और कहा, अगर तुम मेरी प्यास नहीं बुझाओगी तो मेरे एक इशारे पर कोई और तुम्हारी बहन से अपनी प्यास बुझ लेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि इसके बाद तुम्हारी प्यारी बहन का वीडियो पूरी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगा। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं या अपनी बहन को बचाने का कोई मौका नहीं दिया। माहिरा ने उसकी बात सुनकर अपनी मुट्ठियां कसते हुए कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये सुनने के बाद अभिमन्यु अपना फोन एक साइड रखने लगा तो माहिरा ने कहा, लेकिन पहले मेरी बहन को जाने दो। अभिमन्यु उसकी बात पर बड़े ही रौब से कहा, ऐसे कैसे मेरी जान, कहीं तुमने मेरी प्यास बुझने से पहले मुझे मना कर दिया तो।
इसलिए तुम्हारी बहन तब तक हमारी कैद में रहेगी जब तक कि मेरी प्यास नहीं बुझ जाती। जैसे ही मैं थका वैसे ही तुम्हारी बहन आजाद। उसके बाद बड़ी ही बेशर्मी से उसने माहिरा के कानों में कहा, जल्दी आना क्योंकि मुझे इंतजार पसंद नहीं है। उसके बाद कमरे की लाइट ऑफ हो गई और माहिरा के हाथों में अचानक से कुछ चुभा तो उसके बाद माहिरा बुरी तरह से चीख उठी थी और फिर अगले ही पल बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। माहिरा के बेहोश होते ही अभिमन्यु अपने कमरे से बालकनी में आ गया और नफरत से बिस्तर पर बेहोश पड़ी माही की तरफ देखते हुए उसने खुद से कहा, तुम इतनी भी भाग्यशाली नहीं हो कि अभिमन्यु मेहरा तुम्हें हाथ लगाए। उसने बाद अभिमन्यु ने अपने फोन पर एक नंबर डायल करते हुए कहा, सुबह इसके होश में आने से पहले इसके कपड़े कुछ इस कदर फाड़ देना कि इसे लगे जैसे इसके साथ वाकई में कुछ हुआ है। उसके बाद अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर एसीपी मेरे सामने घुटने कैसे नहीं टेकती है। अगली सुबह जब एक मेड माही के जागने से पहले अभिमन्यु के कहे मुताबिक उसके कपड़े फाने आई तो बिस्तर पर लहूलुहान पड़ी माही को देखकर तो उसकी चीखें ही निकल गईं। CH-12 चालाक और निर्दयी अभिमन्यु। अगले दिन सुबह मेड जब अभिमन्यु के दिए ऑर्डर के मुताबिक माहिरा के पास आई तो माहिरा इस वक्त बेड पर ना होकर जमीन पर पड़ी थी। उसके हाथ पैरों में खरोंचें लगी हुई थी जिन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि ये किसी तरह की हाथापाई के निशान थे। उस मेड ने जल्दी से टेबल पर रखा पानी का गिलास उठाया और माहिरा के चेहरे पर पानी के छींटे मारकर उसे जगाने की कोशिश करते हुए कहा, मैडम, माहिरा मैडम प्लीज उठिए, क्या हुआ आपको? माहिरा अब शायद बेहोशी में होने की बजाय गहरी नींद में थी, इसलिए जैसे ही उसे किसी के हाथ ने छुआ तो माहिरा एकदम से ही जाग गई और उसने मेड को जोर से धक्का मारकर खुद से दूर धकेल दिया। माहिरा की इस हरकत से वो मेड बुरी तरह से घबरा गई थी, लेकिन जैसे ही माही को समझ में आया कि वो इस वक्त अभिमन्यु के रूम में है और सही सलामत है तो उसने मेड से माफी मांगते हुए कहा, आप ठीक तो है ना, आपको कहीं लगी तो नहीं? लेकिन ठीक उसी वक्त माही की नजर बाहर से रूम में आते अभिमन्यु पर पड़ी तो उसने तुरंत उस मेड को कमरे से बाहर धकेलते हुए कहा, तुम निकलो अभी के अभी इस रूम से, मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। माहिरा की आवाज सुनकर और उसे इतने गुस्से में देखकर अभिमन्यु समझ गया था कि उसका प्लान कामयाब नहीं हुआ है। उल्टा माही को अब उसके खिलाफ साजिश करने का एक और मौका मिल गया है, उसके खिलाफ कोई नई साजिश करने का। माहिरा का ऑर्डर मिलते ही वो मेड जल्दी से कमरे से निकलकर भाग गई और माही आकर अभिमन्यु ने सामने दोनों हाथ बांधकर खड़ी हो गई तो अभिमन्यु उसे इग्नोर करके वहां से जा ही रहा था कि तभी माहिरा ने उसे आवाज देकर कहा, वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर मेहरा, एक नंबर के दोगले हैं आप। जिस वजह से आपकी प्रेमिका मर गई, आपने वही वजह मेरे साथ दोहराने की कोशिश की। मतलब अपनी नफरत की आड़ में आप इतने ज्यादा अंधे हो गए कि आपने ये भी नहीं सोचा कि जो कुछ अनिशिया के साथ हुआ अगर वो आप किसी और लड़की के साथ करेंगे तो ऊपर से आपकी अनिशिया जो आपको देख रही होगी वो क्या सोचेगी आपके बारे में, कि बाकी लोगों की तरह इस इंसान को भी औरतों की गरिमा, उनके मान सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा ही हुआ कि ऐसे इंसान के साथ ताउम्र रहने के बजाय मैं मर ही गई। माहिरा ने एक बार फिर जानबूझकर बीच में अनिशिया का नाम घसीट लिया था ताकि अभिमन्यु फिलहाल के लिए तो उसके साथ कोई बकवास ना कर पाए और सीधा मुद्दे पर आए। दूसरी तरफ अनिशिया का नाम आते ही अभिमन्यु के चेहरे पर बहुत ही सख्त एक्सप्रेशन छा गए थे और उसका दिल तो कर रहा था कि एक बार फिर से माहिरा को अभी के अभी अच्छा खासा सबक सिखाए, लेकिन उसके लिए अभी अभिमन्यु के पास ज्यादा टाइम नहीं था तो उसने माहिरा को एक छोटा सा ट्रेलर दिखाने का ही फैसला कर लिया। अभिमन्यु चलते हुए माही के नजदीक आया और उसे उसके पीछे की दीवार से चिपकाकर कहा, अपनी आशी का बदला लेने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अभी तुमने मेरी दीवानगी की हद देखी ही कहाँ है एसीपी। अगर मैंने तुम्हें खून के आंसू रोने के लिए मजबूर ना कर दिया ना तो कहना। अच्छा तो दी अभिमन्यु मेहरा कहना चाहते हैं कि वो अपनी आशी की मौत का बदला लेने के लिए किसी लड़की की इज्जत से खिलवाड़ तक कर सकते हैं। वाह क्या दीवानगी है आपकी। अगर ऐसा दीवाना हर लड़की को मिल जाए ना तो वाकई में उससे बदनसीब तो इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन एक बात कहूँ, जो कुछ भी कल रात तुमने मेरे साथ करने की कोशिश की ना, उसके बाद मेरे दिल से तुम्हारे लिए बस यही एक आह निकलेगी कि तुम्हारी आशी के साथ जो हुआ ना वो बहुत अच्छा हुआ। जब तुम्हारे जैसा इंसान किसी और का दर्द समझ सकता ना, या तुम्हारे जैसे इंसान को किसी की इज्जत की परवाह ही नहीं है, तो तुम्हारी आशी के साथ जो हुआ उसके लिए मैं भी यही कहूँगी कि उसके साथ अच्छा हुआ। माहिरा की ये बात सुनकर अभिमन्यु के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए और उसे माहिरा की इस सोच पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि अनिशिया को एक किन्ना होने के बावजूद किसी ने उसके साथ उसकी गरिमा लांघने की नाकाम कोशिश करने के बाद इतनी बेरहमी से भीड़ के बीचों बीच मार दिया, और तब पर भी एक पुलिस ऑफिसर होने के बाद इस लड़की का कहना है कि जो हुआ अच्छा हुआ। अभिमन्यु को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोई औरत किसी दूसरी औरत के बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकती है।
माही की वो बात सुनने के बाद अभिमन्यु अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाया और उसने माही को अपने कमरे के दरवाजे के बाहर धकेल दिया और उसके मुंह पर इतने जोर से दरवाजा बंद किया कि अगर माही एक कदम पीछे न हटती तो शायद आज उसे लग ही जाती। माहिरा पहले से ही बहुत ज्यादा दर्द में थी और अब एक बार अभिमन्यु के उसे इस तरह धकेलने ने उसके जख्मों को ताज़ा कर दिया था। कल रात उसने खुद को बचाने के लिए उस शैतान के साथ जो संघर्ष किया था, उसके निशान उसकी तकलीफ को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और आज जिंदगी में पहली बार उसे महसूस हुआ था जैसे वो कोई सड़क चलती आम सी लड़की है जिसकी कोई मंजला उसके साथ इस कदर घटिया हरकत करने की हिम्मत कर गया और वो चाहकर भी खुद के लिए कुछ कर नहीं पाए। उसे इस वक्त अपनी इस हालत के लिए अभिमन्यु पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन माहिरा उस इंसान को इतनी आसानी से सबक सिखा दे, ये भी तो उसके लिए पॉसिबल नहीं था। वो बस अभी अपनी बेबसी पर रो ही सकती थी। जब अभिमन्यु बाथरूम से बाहर आया और उसने देखा कि माहिरा अभी तक कमरे से बाहर नहीं गई है तो वो अचानक से ही और भी ज्यादा निर्दयी हो गया और उसने माहिरा का हाथ कस के पकड़ा और उसे जबरदस्ती उसी हालत में ले जाकर कमरे से बाहर खड़ा कर दिया और उसके मुंह पर ही अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। माहिरा पहले से ही काफी तकलीफ में थी, ऊपर से अभिमन्यु की अभी अभी की हुई इस हरकत और उसकी कही बातों ने माहिरा के मन में अभिमन्यु के लिए नफरत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। माहिरा कमरे के बाहर अपनी उस अस्त व्यस्त हालत में उस मेंशन में वर्किंग मैड्स बाकी के गार्ड्स की नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर गलती से भी उसके इस हालत में अभिमन्यु के कमरे के बाहर होने वाली बात चिराग जी या किसी और को पता चल जाती तो माहिरा का इस घर में आज ही आखिरी दिन होगा और अभिमन्यु यही तो चाहता था। माहिरा ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो उसे दूर से अर्जुन अपनी तरफ भागकर आते हुए दिखाई दिया। उसे अपनी तरफ आता देख माहिरा बुरी तरह शर्मिंदा हो गई और माहिरा कभी नहीं चाहती थी कि अर्जुन उसे इस हाल में देखे, लेकिन आज शायद वो इतनी विवश थी कि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त से भी इस हाल में रूबरू होना पड़ रहा था। उसके नजदीक आते ही अर्जुन ने माही को गले से लगा लिया और कहा, मुझे अभी एक मेड से पता चला कि तुम भाई के कमरे में हो और तुम दोनों का झगड़ा हुआ है। तुम्हारा दिमाग खराब था क्या माही, जो तुम इस तरह सुबह सुबह भाई से भिड़ने आ गई? लेकिन अर्जुन कहाँ जानता था कि ये भिड़न सुबह की नहीं बल्कि पिछली रात की थी और उसके भाई ने माहिरा को इतने सारे जख्म दिए हैं कि उस बेचारी के लिए तो अपनी हालत बयां कर पाना मुश्किल था। माहिरा ने नम आंखों से अर्जुन की तरफ देखा तो अर्जुन ने बिना कहे ही उसके मन की सारी बातें समझते हुए कहा, जानता हूँ भाई ने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया होगा, क्योंकि अपने कुछ चहेते लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों के साथ वो कुछ ज्यादा ही हार्श हो जाते हैं, लेकिन माही तुम्हें भी उनसे उलझना नहीं चाहिए था। खैर अब जो हो गया सो हो गया, अब तुम दोबारा ऐसे अकेले में भाई से मिलने मत आना, क्योंकि आज तो मैं था तो तुम्हें बचा लिया, लेकिन इस घर में पापा के जासूस बहुत हैं, तो दोबारा अगर ऐसा कुछ हुआ ना और मैं यहाँ नहीं रहा तो तुम्हें यहाँ बचाने वाला भी कोई नहीं होगा। उसके बाद अर्जुन ने माहिरा को चलने में हेल्प की और चारों तरफ देखते हुए छुपते छुपाते उसे वहाँ से लेकर चला गया। दूसरी तरफ अभिमन्यु को जब से पता चला था कि माहिरा की हेल्प इस घर में विराग कर रहा था तो वो बस तभी से उसे सबक सिखाने का प्लान बना रहा था। माहिरा को अपने कमरे से निकालने के बाद ही अभिमन्यु ने किसी से कहकर विराग के कमरे के बाहर जानबूझकर उसके कमरे के बाहर के पर्दों में आग लगवा दी थी और इसके साथ ही जानबूझकर विराग के दरवाजे पर नॉक भी करवाया, ताकि जैसे ही विराग अपने रूम से बाहर आए तो वो आग उसका स्वागत करने के लिए तैयार रहे। लेकिन इससे पहले कि विराग उस आग का शिकार होता कि तब तक घर में बजे फायर अलार्म ने बाकी लोगों को इसके लिए अलर्ट कर दिया था और चिराग जी समेत पूरा परिवार वहां जमा हो गया था। चिराग जी ने जब इस धधकती हुई आग को देखा तो परेशान होकर पूछा, ये आजकल हो क्या रहा है हमारे घर में? इतनी ज्यादा लापरवाही, हद होती है। अभिमन्यु ने अपने पिता को शांत कराते हुए कहा, रिलैक्स पापा, ये बस जरा सी आग ही तो है, लग गई होगी, अब कोई जानबूझकर विराग को जलाना थोड़े ही ना चाहेगा। विराग ने भी अभिमन्यु के कटाक्ष का जवाब देते हुए कहा, हाँ बिल्कुल पापा, और किसी को इस तरह चोरी छुपे मुझे जलाने की क्या जरूरत है, जबकि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो ये घिनौनी हरकत सबके सामने कर जाए जैसे सालों पहले की थी। विराग के इस इशारे को समझते ही चिराग जी ने अभिमन्यु की बाजू पकड़ते हुए पूछा, ये सब विराग क्या कह रहा है अभय? उनकी इस बात का अभिमन्यु ने कोई जवाब नहीं दिया और अपनी बाजू छुड़ाते हुए कहा, एक मिनट पापा, मैं अभी आया। इतना बोलकर अभिमन्यु एक तरफ गया और 2 मिनट से भी कम समय में एक बेत उठाकर ले आया और चिराग जी के हाथों में थमाते हुए कहा, लीजिए मारिए मुझे। चिराग ये सुनकर चौंक गए और आवाक होते हुए अपने बेटे से कहा, अभी ये सब क्या है? अभिमन्यु ने कहा, अब जब आपके प्यार की इकलौती निशानी ने आपको ये बता ही दिया है कि ये सब मेरा क्या धरा है तो मारिए मुझे।
ठीक उसी तरह जिस तरह सालों पहले भी इसके कहने पर बिना मेरी बात सुने आपने मुझे मारा था। चिराग जी बेद को एक तरफ फेंकते हुए कहा, तब में और अब में बहुत फर्क है अबे। लेकिन क्या फर्क है पापा? मुझे तो कोई फर्क दिखाई नहीं दे रहा। तब भी इसके कमरे में इलेक्ट्रिक शॉर्ट होने पर इसके कहने पर आपने मुझे मारा था, और आज भी इसके कमरे के बाहर जरा सी आग क्या लग गई, आपने तुरंत मुझे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आप तो ये तक भूल गए कि अभी कल ही मैंने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और उसके बाद मैं सीधे 13वीं की पूजा के बाद ही आग को छू सकता हूँ। लेकिन नहीं, ले देकर आपको मेरे ही पीछे पड़ना है, मुझ पर ही इल्जाम लगाना है ना? चिराग जी को अपनी गलती का एहसास होते ही वो बिफर उठे और अभिमन्यु के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हमें माफ कर दो बेटा, ना जाने हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। लेकिन हम वादा करते हैं कि ये आज लास्ट बार था, अगली बार हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। उसके बाद चिराग जी ने विराग को डांट कर कहा, विराग नेक्स्ट टाइम जरा सोच समझ कर। मैं तुम्हें इस घर में इतने लोगों के बीच भी अकेला समझकर तुम्हारा विश्वास कर लेता हूँ, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम बार बार अभिमन्यु पर ही इल्जाम लगाओगे। विराग को चेतावनी देने के बाद चिराग जी भी घर के बाकी लोगों के साथ वहाँ से चले गए थे और उनके सर्वेंट ने पहले ही आग पर काबू भी पा लिया था। विराग गुस्से में उबलता हुआ कमरे के अंदर गया तो सामने के शीशे पर लिखी वार्निंग ने उसके मूड को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया। इस बार सिर्फ कमरे का दरवाजा जलाया है, अगली बार तुझे ही जला दूंगा, इसलिए जरा संभल कर। अभिमन्यु मेहरा। तेरा माहिरा तकलीफ में है। अब घर में पूरी तरह से शांति छा चुकी थी और सभी अपने अपने कामों पर जा चुके थे, लेकिन विराग अपने रूम में लिखी उस चेतावनी को बार बार घूरे ही जा रहा था और फिर अचानक से ही बोल उठा, कौन किसे जलाएगा और कौन बदला लेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा मिस्टर अभिमन्यु मेहरा। वहीं दूसरी तरफ माहिरा अब भी दर्द से बुरी तरह से कांप रही थी। पिछली रात उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसने उसका बुरा हाल कर दिया था और उसके हाथ में कई जगह काफी सारी चोट लगी हुई थी। अभी अर्जुन ने माही की कलाई में चुभा एक कांटा निकाला तो माही बुरी तरह से चीख उठी। ये देखकर अर्जुन भी डर गया और उसने माहिरा को संभाल कर उसके बेड पर लेटाने की कोशिश की, लेकिन माहिरा नहीं लेटी और वो उठकर बैठ गई। अर्जुन ने उसे समझाते हुए कहा, माही, मेरे ख्याल से तुम्हें भाई के कमरे में जाकर उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर माहिरा चौंक कर कहा, एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हारे भाई को ऑफेंड किया या उसने कल रात मेरे साथ क्या करने की कोशिश की है पता भी है तुम्हें? चाहे मेरे भाई ने ही तुम्हें ऑफेंड किया हो माही, लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम आखिर कल रात उनके कमरे में करने ही क्या गई थी? अर्जुन ने माही को डांट कर पूछा। माहिरा को अर्जुन के बदले हुए स्वर समझ ही नहीं आ रहे थे और उसने अर्जुन की बाह पकड़ते हुए कहा, चाहे तुम्हारे भाई ने ही किया हो का क्या मतलब होता है अर्जुन मेहरा? उसे किसने हक दिया किसी के साथ इतना बुरा बर्ताव करने का? और तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे ना अर्जुन? क्योंकि पहले मुझे ये नहीं मालूम था कि भाई की गर्लफ्रेंड अनिशिया की मौत के पीछे तुम्हारी दी का हाथ है। अर्जुन ने थोड़े सख्त लहजे में कहा। ये सुनकर माहिरा हैरान थी। उसने अर्जुन से पूछा, ये सब तुम क्या बोल रहे हो अर्जुन? होश में तो हो ना? मैं ठीक बोल रहा हूँ माही। कल रात तुमसे मिलने के बाद में मैं माँ के पास गया था तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी बहन ने न सिर्फ अनिशिया की सच्चाई दुनिया के सामने जाहिर की बल्कि उन्हें इतना मेंटली टॉर्चर किया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। अर्जुन ने कहा, तुम अपनी बकवास बंद कर अर्जुन मेहरा। आ गए ना औकात पर? अपनी खूनी भाई को बचाने के लिए ये सब कह रहे हो ना तुम? माहिरा ने अर्जुन को खुद से दूर धक्का मारते हुए कहा। अचानक से धक्का लगने से अर्जुन गिर ही जाता अगर उसने माहिरा की बाहम ना पकड़ी होती तो। लेकिन उसके ऐसा करते ही माहिरा जोर से दर्द से चीख उठी और इस बार उसका हाथ पकड़ने में अर्जुन को भी कुछ अजीब सा लगा। उसे पहले लगा था कि कल रात शायद अभिमन्यु और माहिरा के बीच जो कुछ भी हुआ है उस कारण माहिरा इतनी तकलीफ में है, लेकिन अब उसे माहिरा के साथ वाकई में कोई गड़बड़ नजर आई और उसने दोबारा उसकी बाजू पकड़नी चाही, लेकिन माहिरा उससे छिटक कर दूर हट गई। अब तो अर्जुन को विश्वास हो गया कि माहिरा के साथ कुछ तो गलत है और वो जल्दी से उसके पास जाने लगा, लेकिन माहिरा इस वक्त उससे इतनी नाराज थी कि उसे खुद से दूर धक्का देते हुए पीछे हटने लगी। तभी माहिरा का पैर फ्लोर पर बिछी मेट में फंस गया और वो धाम से जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन ने जैसे से आगे बढ़कर उसे संभालना चाहा कि तभी उसकी नजर बुरी तरह से जख्मी हो चुके माहिरा के हाथ पर पड़ी तो वो बुरी तरह से हर गया। उसने जल्दी से झुककर माहिरा को उठाया और उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर खुद से उठने की कोशिश करती माहिरा को जमीन से उठाया और पूछा, तुमने किसी से फाइट की है क्या? तुम्हारे हाथ इतने ज्यादा जख्मी हैं जैसे कल रात तुमने किसी पर बॉक्सिंग रिंग में अपना गुस्सा उतारा हो।
कल रात असल में क्या हुआ है, मुझे सब सच बताओ माही, और देखो मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना, क्योंकि तुम्हारी हालत बता रही है कि कल रात पक्का तुमने किसी ना किसी की बैंड बजानी चाहिए है, लेकिन कोई तुम्हें ही बजाकर चला गया है। माहिरा ने खुद के बधे हुए दर्द को भुलाकर अर्जुन की छाती पर जोर से एक हाथ मारा और रोते हुए कहा, ये तुम्हारे प्यारे से भाई की हरकत है, देखो देखो ना, कल रात वो मेरे साथ कितने प्यार और कोमल तरीके से पेश आया है। माहिरा की हालत देखकर अर्जुन को भी बहुत बुरा लग रहा था। उसने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और कहा, माही, तुम्हें किसने कहा था भाई के रूम में जाने के लिए? तुम्हें नहीं जाना था यार। माहिरा उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाते हुए चीखी, मैं नहीं गई थी तुम्हारे भाई के पास, बल्कि उसने मुझे बुलाया था ब्लैकमेल करके, बल्कि उसने मेरी छोटी बहन तृप्ति को निशाने पर लेकर मुझे जबरदस्ती आने के लिए मजबूर कर दिया। माहिरा का दर्द बढ़े ही जा रहा था और उसका शरीर बुरी तरह से कांप रहा था। ये देखकर अर्जुन ने उसे संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ऐसा करते हुए उसका हाथ फिर से माहिरा के किसी जख्म पर गलती से लग गया और वो कराह उठी तो अर्जुन बीच में ही रुक गया। लेकिन फिर से उसने हिम्मत करके उसे किसी तरह से उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसे छूते अर्जुन से गलती से उसका कोई ना कोई जख्म छू ही जा रहा था, और जितनी बार भी ऐसा होता हर बार माहिरा कराह उठती। जब अर्जुन ने उसे उठाया तो उसकी नजर फर्श पर गई, जहां इस वक्त ढेर सारा खून बिखरा हुआ था। ये देखकर तो अर्जुन का सर ही चकरा गया और उसने कांपती आवाज में पूछा, माही, माही क्या हुआ तुम्हें? ये तो बहुत ज्यादा खून बह रहा है, भाई ने तुम्हारे साथ क्या किया माही? लेकिन अब माहिरा में जवाब देने की हिम्मत नहीं है और वो अर्जुन की बाहों में झूल गई। अर्जुन को भी उसकी ये हालत देखकर बहुत डर लग रहा था और वो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर किस तरह से अपने भाई से छुपाकर माहिरा को किसी हॉस्पिटल में दिखाने ले जाए, क्योंकि अगर अभिमन्यु ने उसे ऐसा करते देख लिया तो उसकी खैर नहीं, लेकिन वो अपने भाई से डर के कारण माहिरा को इस तरह तकलीफ में भी तो नहीं छोड़ सकता था ना। उसने अभिमन्यु की वार्निंग को एक साइड रखा और जल्दी से माहिरा को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ ज्योति जी अपने रूम से बाहर आ ही रही थी कि उन्होंने माहिरा को अर्जुन की बाहों में देखा तो भागकर उसके पास गई और उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, अर्जुन ये सब क्या है, तुम इसे बाहों में उठाए क्यों घूम रहे हो? अर्जुन इस वक्त रुक नहीं सकता था तो उसने चलते चलते कहा, मॉम, इसकी हालत बहुत खराब है और मैं इसे लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर ज्योति जी ने कहा, अगर ऐसा है भी तो ये अपने पैरों पर चलकर खुद भी तो जा सकती है ना, तुम समझते क्यों नहीं अर्जुन? अभिमन्यु अभी घर में ही है और अगर उसने तुम्हें इसे इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखा ना तो वो बवाल कर देगा, और तुम्हारे पापा सुबह ही दोबारा लंदन के लिए लौट गए हैं। हाँ मैं जानता हूँ माँ, लेकिन अगर ये अपने पैरों पर चलने की हालत में होती तो आपको क्या लगता है कि मुझे कोई शौक चढ़ा था इसे बाहों में उठाकर भाई से पंगा लेने का? आप प्लीज मुझे जाने दीजिए, वरना कहीं बहुत देर ना हो जाए। अर्जुन ने तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए कहा। अर्जुन जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरकर जाने लगा और जैसे ही ज्योति जी ने अपनी नजरें अभिमन्यु के कमरे की तरफ घुमाई तो उन्हें दरवाजे के हल्के से खुलने का एहसास हुआ, तो वो तेज तेज कदम बढ़ाते हुए उस तरफ बढ़ गई। जब तक अर्जुन माहिरा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा, इस वक्त तक माहिरा के शरीर में जरा भी हरकत नहीं हो रही थी। अर्जुन ने माहिरा को गोद में लिया और लेकर हॉस्पिटल के अंदर भागा और माहिरा को स्ट्रेचर पर लेटाकर चिल्लाया, इमरजेंसी है, प्लीज हट जाइए। अर्जुन के इस तरह चिल्लाने पर हॉस्पिटल में आ जा रहे लोगों का ध्यान उसकी तरफ गया और वो उसे रास्ता देने लगे। वहां मौजूद हर इंसान उसे पागलों की तरह स्ट्रेचर लेकर आते हुए देख रहा था। तभी रिसेप्शन पर बैठी लड़की, जो कि कोई इंटरनेशनल न्यूज ही पढ़ रही थी, उसने इस आवाज से इरिटेट होकर नजर उठाकर सामने देखा तो एक पल के लिए चौंक उठी और पास बैठी एक दूसरी लड़की से बोली, अर्जुन मेहरा, क्या ये अर्जुन मेहरा है? लेकिन अगले ही पल अपना सर झटकते हुए उसने दोबारा कहा, अरे नहीं, वो भला यहाँ कैसे हो सकता है? पर जब अर्जुन उनके पास से गुजरा तो वो जोर से उछलते हुए बोली, हे भगवान, ये तो वही है अर्जुन मेहरा, मेहरा फैमिली का छोटा बेटा। उसकी बात सुनकर अब वहाँ मौजूद सभी लोग अर्जुन के चेहरे पर ही गौर करने लगे और सभी उस लड़की की बात से सहमत थे। अर्जुन को वहाँ इस तरह आया देखकर वहाँ मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दूसरी तरफ अर्जुन लगातार हेल्प के लिए गुहार लगाए जा रहा था। उसकी गुहार सुनकर हॉस्पिटल स्टाफ तुरंत वहां आ गया और देश की नामी बिजनेसमैन फैमिली के छोटे बेटे को इस तरह मदद के लिए गुहार लगाते देख उनके तो होश उड़ गए। जल्द ही हॉस्पिटल अथॉरिटी को इस बारे में सूचना दे दी गई कि मेहरा फैमिली का छोटा बेटा यहाँ किसी का इलाज कराने आया है, तो वो लोग सारे काम छोड़कर उसकी सेवा के लिए हाजिर हो गए।
माहिरा को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया था और उसे बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा था ताकि वो ऐसा करके मेहरा फैमिली को इम्प्रेस कर सके और भविष्य में उन्हें उनके इस एफर्ट्स के लिए मेहरा परिवार की ओर से कोई अच्छा फेवर मिल सके। अर्जुन इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही बैठा हुआ था। उसकी शर्ट पर भी माहिरा के खून के दाग आ गए थे और उन दागों को देखकर अर्जुन को माहिरा की अब और ज्यादा चिंता होने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ एक पूरा हुजूम आकर इमरजेंसी वार्ड के बाहर ही इकट्ठा हो गया था और सभी लोग अर्जुन के हैंडसम चेहरे को ही देखे जा रहे थे, खासतौर पर लड़कियां। एक लड़की ने अर्जुन को देखकर प्यारी सी सूरत बनाते हुए दूसरी लड़की से फुसफुसा कर उसके कानों में कहा, ओ ये कितना प्यारा है ना, टीवी में ये जितना हैंडसम दिखता है असल में तो ये उससे भी कहीं गुना ज्यादा सुंदर है। एक दूसरी लड़की ने कहा, यार कसम से मैंने आज तक इतना हसीन नौजवान नहीं देखा, काश मुझे एक रात इसके साथ बिताने को मिल जाए ना तो मैं तो खुशी खुशी राजी हो जाऊंगी। ये सुनकर बाकी की लड़कियां हंसने लगी और बोली, लेकिन कोई हमें ये तो बताए कि ये अकेला इतनी सारी लड़कियों में कैसे बटेगा। ये सुनकर वो रिसेप्शन वाली लड़की ने कहा, कैसे बटेगा मतलब? अरे बहुत सिंपल है, एक एक रात हम सभी को मिल जाएगा। उसकी बात पर वहाँ मौजूद लड़कियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। अर्जुन के कानों में भी उन लड़कियों के ये जंगली बातें जा रही थी और उसने सर उठाकर उन सभी को एक नजर देखा और फिर अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसके खड़े होते ही वहाँ मौजूद सभी लड़कियां एकदम अटेंटिव पोजीशन में आ गई। तभी अर्जुन ने रिसेप्शन वाली लड़की को इशारे से अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, यहाँ का रेस्ट रूम कहाँ है? वो लड़की तो अर्जुन के द्वारा इस तरह बुलाए जाने से ही इतनी नर्वस हो गई थी कि पहली बार में तो वो कुछ बोल ही नहीं पाई। दूसरी तरफ मेहरा हाउस में अर्जुन को जाने का मौका देने के लिए ज्योति जी जैसे ही अभिमन्यु के कमरे की तरफ आई तो अभिमन्यु उन्हें देखकर अपनी जगह पर रुक गया और जल्दी से अपने कमरे में वापस चला गया। लेकिन जैसे ही उसने अपने रूम का दरवाजा बंद किया तो उसके पैर में कुछ चुभा तो उसने जमीन से उस चीज को उठाया तो ये एक कांटा था। ये देखकर अभिमन्यु के माथे पर शिकन आ गई और वो अभी सोच ही रहा था कि आखिर ये कांटा यहाँ आया कैसे कि तभी उसकी नजर खिड़की के रास्ते से होकर कमरे में आते पैरों के निशान पर पड़ी, जिसमें कहीं कहीं खून के धब्बे भी थे। ये देखकर अभिमन्यु का दिल धक से रह गया था कि आखिर उसकी गैरहाजिरी में इस कमरे में हुआ क्या था और ये पैरों के निशान है किसके। जब 14 फाइट विद विराग माहिरा का ख्याल आते ही अभिमन्यु जल्दी से अपने कमरे से निकला और दौड़कर उसके कमरे की तरफ गया, लेकिन उसकी उम्मीद के मुताबिक माहिरा का कहीं भी अता पता नहीं था। ये देखकर अभिमन्यु का सर घूमने लगा था। उसने अपने गार्ड्स को एक इमरजेंसी अलर्ट देकर तुरंत माही का पता लगाने को कहा ही था कि तभी ज्योति जी आकर उसके पीछे खड़ी हो गई तो अभिमन्यु उनकी आहट पाकर अगले ही पल उनकी तरफ पलट गया। ज्योति जी को वहाँ देखकर अभिमन्यु ने अपनी टेंशन छुपाते हुए पूछा, मॉम आप इस वक्त यहाँ, क्या कोई जरूरी काम था? ज्योति जी ऐसे मौके पर अभिमन्यु से ऐसे बेतुके सवाल की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। तब पर भी जब अभिमन्यु ने उनसे ये सवाल पूछ लिया तो उन्होंने उसकी दोनों में आंखों में देखकर कहा, वैसे जितनी जल्दबाजी में तुमने अपने गार्ड्स को बुलाया है ना, उसके बाद तो ये सवाल मैं तुमसे करने वाली थी। कमाल की बात है ना मॉम, आज अचानक से आप यहाँ आकर मुझसे सवाल कर रही हैं, वो भी तब जब आपको खुद दिख रहा है कि मैं कितना बिजी हूँ। अभिमन्यु ने सोचा था कि शायद उसका ये लहजा देखकर ज्योति जी अभी के लिए पीछे हट जाएंगी तो उसके लिए माहिरा को खोजना आसान हो जाएगा। लेकिन उसे हैरानी तो तब हुई जब उसके इतनी बदतमीजी से बोलने के बाद भी ज्योति जी अपनी जगह से नहीं हिली और बार बार अभिमन्यु की आंखों में झांकने की कोशिश करती रही। अभिमन्यु आज उनकी इन निगाहों को खुद पर सह नहीं पा रहा था तो वो जल्दी से वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी ज्योति जी ने अचानक से ही उसका हाथ पकड़ लिया। तो ना जाने क्यों लेकिन अभिमन्यु का दिल आज पहली बार घबरा रहा था और उसमें अपनी माँ की उन नजरों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। ज्योति जी ने जब देखा कि उनका बेटा उनकी तरफ पलट ही नहीं रहा है तो वो खुद ही जाकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसकी चिन को ऊपर उठाकर उसे अपनी आंखों में देखने के लिए मजबूर करते हुए कहा, जानते हो अभी जब तुम दुनिया के सामने द डेविल अभिमन्यु मेहरा बनते हो तो क्यों मैं भी तुमसे डरने का दिखावा करती हूँ। ज्योति जी का ये सवाल सुनकर अभिमन्यु जिस तरह से उनकी आंखों में देख रहा था तो ज्योति जी जानती थी कि वो खुद भी वाकई में ये जानना चाहता है कि जब खुद ज्योति जी को पता है कि वो अभिमन्यु की माँ है और उन पर अभिमन्यु का वैसे भी कोई जोर नहीं है तो फिर क्यों वो सबके सामने अपने ही बेटे से डरने का नाटक करती रहती है। अभिमन्यु की इस सवालिया नजरों के जवाब में ज्योति जी ने थोड़ा रुककर कुछ सोचते हुए कहा, खौफ, मैं चाहती हूँ कि लोगों में तुम्हारा खौफ बना रहे और इसके लिए शुरुआत घर से ही होती है। जब लोगों को पता चलेगा कि मेहरा खानदान इतना पावरफुल है तो उसकी बड़ी बहू कितनी पावरफुल होगी।
लेकिन वही बड़ी बहू अगर अपने ही बेटे से डरती है तो लोग सोचेंगे कि वो बेटा कितना पावरफुल होगा। अभी मैंने ये सब किया था ताकि कोई तुमसे जीत ना पाए, लेकिन अपनी जीत में तुम इस कदर अंधे हो गए कि तुमने एक लड़की की इज्जत का ही खिलवाड़ बना दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी अभय। मॉम, मैंने विस्मयादिबोधक चिन्ह। अभी अभिमन्यु ने इतना कहा ही था कि तभी अचल दौड़ते हुए उसके पास आया तो अचल को इतनी जल्दबाजी में अपनी तरफ आते देखकर अभिमन्यु भी चौंक गया था। उसने अचल को वहीं रुकने का इशारा किया, लेकिन उसके कुछ भी कहने से पहले ही अचल इतनी हड़बड़ी में था कि उसने तुरंत अभिमन्यु के हाथ में अपना लैपटॉप पकड़ा दिया। ज्योति जी ये तो नहीं जानती थी कि असल में अचल ने उसे क्या दिखाया था, लेकिन अभिमन्यु के चेहरे की बिगड़ती हुई ज्योग्राफी को देखकर वो इतना तो समझ ही गई थी कि ये जो भी उसमें कुछ भी अच्छा नहीं था। उसके ठीक अगले ही पल वहाँ कुछ ऐसा हो गया था कि जिसकी खुद ज्योति जी को भी उम्मीद नहीं थी। अभिमन्यु ने अपने हाथ में पकड़ा लैपटॉप काफी गुस्से में, इतने गुस्से में जमीन पर फेंक दिया और ज्योति को ऑर्डर देते हुए कहा, अभी के अभी यहाँ से चली जाइए मॉम, पता नहीं मैं कब तक अपना गुस्सा संभाल पाऊंगा। अभिमन्यु की बात सुनकर ज्योति भी अपना आपा खो बैठी थी। उन्होंने अगले ही पल अभिमन्यु को एक थप्पड़ लगा दिया और उसे वार्न करते हुए कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ अभिमन्यु, अगली बार अपनी माँ के सामने अपनी धौंस को बाहर छोड़ कर आना, क्योंकि अगर मैं दुनिया के सामने तुम्हें पावरफुल बनाने के लिए खुद तुमसे डरने का नाटक कर सकती हूँ ना, तो उसी दुनिया के सामने तुम्हें तुम्हारी असल औकात दिखाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल भी कर सकती हूँ। और रही बात उसकी जिसे तुम इतनी बेचैनी से खोज रहे हो ना, वो इस वक्त तुम्हारी ही मेहरबानी से किसी हॉस्पिटल में होगी। अर्जुन लेकर गया है उसे, देखा था मैंने उस बच्ची की हालत को, और तब मुझे एक बात समझ में आई, असल में मैंने तुम्हें पावरफुल इंसान बनाने की आड़ में एक जानवर बनाकर रख दिया है। ज्योति जी के कहे एक एक शब्द इस वक्त अभिमन्यु के कान में किसी गाने के बोल की तरह गूंज रहे थे। उससे भी बड़ी बात कि उसके दिमाग जो चल रही थी वो ये थी कि आखिर अभी माहिरा किस हाल में होगी और हुआ क्या है उसके साथ, जाकर पता करो। अर्जुन उसे कहाँ लेकर गया है, तब तक मैं किसी से अपना एक हिसाब चुकता करके आता हूँ। इतना बोलकर अभिमन्यु तेज कदमों से विराग के कमरे की तरफ बढ़ गया तो अचल की उसे रोकने की हिम्मत भी नहीं हुई और वो भी अपना फोन निकालकर दूसरी तरफ चला गया। बेशक अचल जानता था कि अभिमन्यु को माहिरा से नफरत थी, बेहद नफरत, लेकिन अपनी नफरत की आड़ में भी अभिमन्यु कभी उसके साथ ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता था। अभिमन्यु तेज कदमों से विराग के कमरे के बाहर आया और उसने जोर से एक लात मारकर उसके कमरे का दरवाजा खोला और धड़धड़ाते हुए उसके कमरे में घुस गया। विराग इस वक्त अपने लैपटॉप पर किसी सीक्रेट कोडिंग प्रोग्राम को हेड कर रहा था जब दरवाजे की तेज आवाज से वो उछलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। अभिमन्यु ने भीतर आते ही विराग से कोई बात नहीं की और आते ही अपने हाथ में एक चेयर उठाकर विराग को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। वो तो शुक्र था कि विराग ने उसकी मूवमेंट को रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरह बहुत जल्द ही रीड कर लिया था और इससे पहले कि अभिमन्यु अपनी चेयर से उस पर हमला कर भी पाता कि विराग कूदकर दूसरी तरफ हट गया। तो अभिमन्यु ने जाकर उसकी कॉलर पकड़ी और उसके मुंह पर पंच ही पंच मारने लगा तो विराग ने भी इस बार उसकी कॉलर पकड़ ली थी और उसने जोर से अपना सर अभिमन्यु के चेहरे पर मारा तो अभिमन्यु झटके से पीछे हट गया। लेकिन कुछ ही देर में उन दोनों के बीच घमासान मच चुका था, जहां एक तरफ अभिमन्यु माहिरा की हालत को इमेजिन कर करके बार बार अपना कंट्रोल खो रहा था, वहीं विराग को लग रहा था कि शायद ये आज सुबह वाली भड़ास निकाल रहा है, तो इस बार उसने भी किसी का लिहाज न करते हुए पीछे न हटने की ठान ली थी। अभी वो दोनों आपस में लड़ ही रहे थे कि तभी विराग ने अभिमन्यु को इतनी जोर से धक्का मारा कि अभिमन्यु का से जाकर एक टेबल से टकराने ही वाला था। ये देखकर तो अभिमन्यु की आंखें एक पल के लिए बंद हो गई थी, लेकिन जब उसकी टक्कर किसी नुकीली चीज की बजाय एक नर्म हाथ से हुई तो उसने चौंक कर अपनी आंखें खोली। विराग का हाथ इस वक्त अभिमन्यु के सर और टेबल के कोने के बीच में था। ये देखकर अभिमन्यु के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और उसने कहा, वैसे चोट देकर बचाने का दिखावा करने में तो तू PhD है ना? हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तू बिना जाने समझे इंसान को जज करने में PhD है। विराग ने भी अभिमन्यु को उसी के लहजे में जवाब दिया। ये सुनकर अभिमन्यु ने अगले ही पल विराग की कॉलर पकड़ ली और उसे जमीन पर गिराते हुए कहा, तुझे क्या लगता है कि तू मेरा सर इस टेबल में लगने से बचाएगा? मैं पिघल जाऊंगा और भूल जाऊंगा कि क्या किया है तूने। बता तूने किस बात का बदला निकाला माहिरा खन्ना से? वो मेरा शिकार थी ना, तो उसे मेरे लिए छोड़ देता, लेकिन मुझसे बदला लेने के लिए तूने उसके साथ जो भी करने की कोशिश की है उसके लिए मैं तुझे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में एक लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की? अभिमन्यु के इतना कहते विराग ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, जैसा तू वह तेरी घटिया सोच,
किसी ने सच ही कहा है कि जो जैसा होता है उसे पूरी दुनिया अपनी ही तरह नजर आती है। लेकिन एक बात, तू मुझे सब कह ले, चाहे साजिश करने वाला बोल, चाहे किसी की जान लेने वाला, लेकिन अगर तूने अपना गुनाह मेरे सर डालकर अगर मुझे किसी लड़की की इज्जत लेने वाला कहा ना, तो मैं तेरा खून कर दूंगा, समझ गया ना? उद्धरण चिन्ह। मर गए अभिमन्यु मेहरा को मारने वाले, तू मुझे बस इतना बता, मुझसे बदला लेने में तू इस कदर पागल हो गया था कि तूने एक लड़की को तक को नहीं बख्शा। अच्छा है कि हम दोनों एक कोख के जन्मे नहीं है, वरना तेरे जैसे बेटे को जन्म देने के बाद तो मॉम हमेशा के लिए कलंकित हो जाती। कहते हुए अभिमन्यु एक तरफ हट गया, लेकिन उसकी बातों ने विराग के तन बदन में आग लगा दी और वो अभिमन्यु को मारने के लिए झपटा तो अभिमन्यु शायद पहले से ही उसके इस हमले के लिए तैयार था। इसलिए जैसे ही विराग ने उसे मारने के लिए अपने पंच से उस पर निशाना लगाया तो अगले ही पल अभिमन्यु ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे दीवार से चिपका दिया और गुस्से में उसके पंच को घूरते हुए कहा, बस तेरी इसी दगाबाजी के कारण मैं कभी तेरा भरोसा नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर विराग ने कहा, तुझे भरोसा दिलाने का कोई शौक भी नहीं है मुझे, बस मैं किसी लड़की की इज्जत को तार तार करने वाला इंसान नहीं हूँ, तो मुझ पर ये इल्जाम दोबारा मत लगाना। अभिमन्यु विराग से बिना आगे कुछ बोले उसके कमरे से बाहर निकल गया था। अभिमन्यु के वहां से जाते ही जब कुछ सर्वेंट कमरे में आए तो वहां का हाल देखकर किसी की भी कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। तभी अचल जैसे ही अभिमन्यु के पास आया तो अभिमन्यु के चेहरे के बिगड़े भूगोल को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया था कि वहां विराग के कमरे में असल में क्या हुआ होगा। उसके बाद अचल ने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा, बॉस अर्जुन बॉस माहिरा को गोदावरी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अभिमन्यु ने ये सुना तो उसके माथे की नसें तन गई थी और उसने मुंडी चारों तरफ घुमाते हुए कहा, एक यही कसर बाकी रह गई थी, उस बेवकूफ को दुनिया में कोई और हॉस्पिटल नहीं मिला था क्या? दूसरी तरफ गोदावरी हॉस्पिटल में अर्जुन इस वक्त डॉक्टर स्तुति के रूम में बैठा था। अर्जुन ने अपने सामने बैठी डॉक्टर को सवालिया नजरों से देखा तो डॉक्टर स्तुति ने अपना चश्मा निकालकर एक तरफ रखते हुए कहा, पेशेंट की कंडीशन काफी क्रिटिकल है, ऐसा लगता है जैसे पिछली रात उन्होंने खुद को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया है। मिस्टर मेहरा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि असल में इनके साथ क्या हुआ था? उस डॉक्टर की बात सुनकर अर्जुन ने कुछ देर खामोश रहने ने बाद कहा, असल में मुझे भी इसके बारे में ठीक से पता नहीं है। जब मैं उससे मिला तो मुझे वो देखने में कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उसने खुद भी मुझे इस बारे में नहीं बताया। वो तो जब वो मेरे सामने जमीन पर गिरी तब मुझे पता चला कि वो जख्मी है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ पूछ भी पाता तब तक माही पहले ही बेहोश हो गई थी। डॉक्टर स्तुति ने ये सुना तो उसे हंसी आ गई थी। उसे इस तरह हंसते देखकर ये बात तो अर्जुन को भी समझ में आ रही थी कि स्तुति को उसकी बात का भरोसा नहीं हो रहा है, लेकिन उससे कुछ भी कहने की हिम्मत अर्जुन में तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो स्तुति ने खुद ही कहा, तो चलिए आप ये ही बता दीजिए मिस्टर मेहरा की इस लड़की की बॉडी में वो जहर आखिर आया कब, जिसे देकर उसे मारने की कोशिश हुई है? क्योंकि हमारी रिपोर्ट के मुताबिक तो वो घायल शायद कल रात हुई, लेकिन जहर अभी से तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले दिया गया है। 15 माहिरा की क्रिटिकल कंडीशन। डॉक्टर स्तुति की बात सुनकर अर्जुन ने परेशान होकर कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? उसे अब से 2.5 घंटे पहले आखिर जहर देगा कौन? नहीं, मेरे ख्याल से आपको एक बार फिर से माही का चेकअप करना होगा, क्योंकि इस तरह दिन दहाड़े हमारे घर में ऐसी हरकत कोई नहीं कर सकता। अच्छा, मतलब रात गए कर सकता है? स्तुति ने तपाक से कहा। ये सुनकर अर्जुन को उसके कहने का मतलब समझ में नहीं आया तो उसने नासमझी से पूछा, मतलब? अर्जुन ने ये कहा तो स्तुति ने उसके सामने एक फॉर्म रखकर कहा, आपको ये एग्रीमेंट साइन करना होगा सर कि अगर इलाज के दौरान पेशेंट को कुछ हो जाता है तो उसके लिए ना तो हमारा हॉस्पिटल और ना ही कोई हॉस्पिटल स्टाफ रेस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि पेशेंट की कंडीशन पहले से ही काफी क्रिटिकल है। डॉक्टर स्तुति के हाथ से वो एग्रीमेंट लेकर अर्जुन ने बिना कोई देर किए उसे साइन करके वापस देते हुए कहा, आप लोग प्लीज उसका इलाज जल्दी शुरू कीजिए। उसके बाद वो वहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुक पाया और आकर ओटी के बाहर लगी एक कुर्सी पर बैठकर ओटी के गेट पर लगी लाइट को जलते बुझते देखकर अर्जुन के दिलो दिमाग में आज दिन की सारी बातें घूमने लगी थी। फ्लैशबैक। आज दिन में माहिरा की गंभीर हालत को देखकर अर्जुन जब उसे लेकर एक प्राइवेट नर्सिंग होम में गया था तो वहाँ के डॉक्टर्स ने तो माही की हालत देखकर उसे एडमिट करने से भी मना कर दिया था। तब काफी देर तक सोचने के बाद एक नाम उसके जहन में आया, डॉक्टर अध्ययन चोपड़ा। ये नाम जहन में आते ही अर्जुन खुशी से झूम उठा, क्योंकि अध्ययन एक समय पर अभिमन्यु का सबसे अच्छा दोस्त और प्रेजेंट में उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। अर्जुन ने जल्दी से अपना फोन निकाला और अध्ययन के हॉस्पिटल की डिटेल्स निकालने लगा।
वो जानता था कि अगर अभिमन्यु को ये पता चल भी गया कि अर्जुन माहिरा को हॉस्पिटल लेकर गया है तो भी वो इतनी आसानी से माहिरा तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तब वो अध्ययन की शरण में होगी। उसने जल्दी से अध्ययन के हॉस्पिटल गोदावरी में रिजर्वेशन किया और माहिरा के लिए बुकिंग कराने के बाद वो हॉस्पिटल स्टाफ की मदद से माहिरा को लेकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ अर्जुन माहिरा को लेकर गोदावरी हॉस्पिटल पहुंच गया। बेशक ये हॉस्पिटल इसके मालिक की तरह ही दमदार था और यहाँ की सभी फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास थी। जैसे वहाँ के मैनेजमेंट को ये पता चला कि मेहरा फैमिली का छोटा बेटा अर्जुन मेहरा यहाँ आया है, वो तुरंत उसे अपनी सेवाएं देने के लिए हाजिर हो गए थे। जैसे ही अर्जुन ने हॉस्पिटल में एंटर किया और हेल्प के लिए पुकारा तो डॉक्टर्स की एक टीम उसके पास पहुंच गई और वो लोग माहिरा को भी स्ट्रेचर पर लेटाकर अंदर चले गए। अर्जुन को एक VIP लाउंज में ठहरा दिया गया और माहिरा का ट्रीटमेंट होने लगा। लेकिन जैसे ही वहां के डॉक्टर्स को माहिरा कंडीशन का पता लगा तो उनके हाथ पैर भी ठंडे पड़ गए और साथ ही साथ उसकी बॉडी पर बने अनगिनत स्क्रैचेस के निशान उसके संघर्ष को बयां कर रहे थे। माहिरा का ये हाल देखकर हॉस्पिटल स्टाफ ने उसके लिए अपने हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर्स को वहां बुला लिया था। अब वर्तमान में स्ट्रेचर पर पड़ी माही की ऐसी हालत देखकर एक डॉक्टर ने कहा, इसकी बॉडी पर लगे स्क्रैचेस बता रहे हैं कि कल रात ये किसी तरह के नशे में थी और बाकी की रिपोर्ट से हमें ये पता चला है कि नशे की हालत में भी इसने अपने दिमाग पर काफी जोर डाला है और नॉर्मली इंसान ऐसा तब करता है जब वो किसी का पीछा कर रहा होता है या उसके पास खुद को होश में रखने या जगाए रखने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होती है। तभी एक दूसरे डॉक्टर ने कहा, मेरे ख्याल से हमें बातों में वक्त न जाया करते हुए इस लड़की के इलाज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक तो इसकी बॉडी में जहर कैसे इंजेक्ट किया गया है उसका सही तरीका हमें अब तक पता नहीं चल पाया है। दूसरा, कल रात इसे इतना खतरनाक ड्रग्स दिया गया है कि इसके दिमाग की कई नसें ब्लॉकेज हैं, तो हमें जल्दी करनी होगी वरना इसका ब्रेन हेमरेज हो सकता है। मुझे लगता है ऑपरेशन थिएटर में आप लोगों को बात कम और अपना काम ज्यादा करना चाहिए ताकि क्रिटिकल कंडीशन वाले पेशेंट का वक्त रहते अच्छे से अच्छा इलाज हो जाए। अध्ययन की भारी भरकम आवाज उस ऑपरेशन थिएटर में गूंजी तो सभी एकदम शांत और अटेंटिव हो गए। ऑपरेशन टेबल पर एक पेशेंट की इतनी खराब हालत में देखकर उस रूम में मौजूद एक और सीनियर डॉक्टर ने पहले ही अध्ययन को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया था, जिसे सुनते ही अध्ययन बाकी के सारे काम छोड़कर उस वार्ड की तरफ भागा चला आया था। लिसन डॉक्टर्स, आप लोग प्लीज इनके इलाज पर कंसंट्रेट कीजिए, आप लोग पहले ही इनके इलाज में काफी देर कर चुके हैं। उसके बाद अध्ययन ने किसी को भी कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया और उन डॉक्टर्स की लीड करने लगा। बीच बीच में माहिरा को ऑपरेट करते हुए वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स बार बार अध्ययन को ही देख रहे थे। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर माहिरा को ऑपरेट रहा था और उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। माहिरा का ट्रीटमेंट लगभग 2.5 घंटे तक चला और सभी डॉक्टर बुरी तरह से थक गए थे। जब फाइनली वो लोग माहिरा की ड्रेसिंग कर उसे नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर रहे थे तब अध्ययन की नजर अपने सामने पड़े उस खाली बेड पर गई जिसकी बेडशीट अब तक पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। उसने एक नजर ऑपरेशन थिएटर से बाहर स्ट्रेचर पर जाती माहिरा के मासूम चेहरे की ओर देखा और फिर अपने ग्लव्स और मास्क उतारते हुए कहा, जो इस पेशेंट को यहाँ लेकर आया है उसका पता ठिकाना मालूम किया या नहीं अभी तक? वो कौन है, कहाँ से लाया है इस लड़की को यहाँ और उसने इस बारे में पुलिस कंप्लेन की भी है या नहीं? वहां मौजूद डॉक्टर्स अध्ययन के चेहरे पर गुस्से की रेखाएं साफ साफ देख सकते थे और इसलिए उनमें से किसी में भी अध्ययन से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं थी और सच बताने का दम नहीं था। तो वो लोग एक साथ डॉक्टर स्तुति का चेहरा देखने लगे तो डॉक्टर स्तुति ने मुंह बनाते हुए इशारों में कहा, फंसा दिया ना मुझे। उसके बाद उन्होंने अपना गला साफ किया और डरते हुए अध्ययन से कहा, सर, वो इस पेशेंट की हालत इतनी खराब थी कि हमने इसे यहाँ लाने वाले से ये सब नहीं पूछा और सीधे इसे ऑपरेट करने के लिए इस रूम ले आए। हम जानते हैं कि हमसे गलती हो गई, लेकिन हमारी इस बात से तो आप भी सहमत होंगे ना सर कि इस लड़की की सिचुएशन वाकई में बहुत खराब है थी। डॉक्टर अध्ययन ने स्तुति को कोई जवाब नहीं दिया और रूम से बाहर निकलते हुए कहा, वो इंसान इस वक्त कहाँ है जो इस लड़की को यहाँ लाया था? VIP लाउंज में सर, स्तुति जल्दी से कहा और फिर अध्ययन से पहले ही खुद ही उस रूम से निकलकर भाग गई। जब तक अध्ययन ने पलटकर बाकी के डॉक्टर्स की तरफ देखना चाहा वो सभी अपना रास्ता नाप चुके थे। अब वो इस रूम में अकेला रह गया था और उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन आ ही गया है जिसके बारे में बताने में ये लोग इतना डर रहे हैं। फिर उसने अपना सर झटका और VIP लाउंज की तरफ चल दिया। जब वो लाउंज के बाहर आया तो उसने अपने हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ को हाथ में नाश्ते एक ट्रे लेकर जा रहा था। अब तो अध्ययन और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया और बिना नॉक किए अंदर चला गया।
अर्जुन इस वक्त तक भी चैन से नहीं बैठा था। माहिरा की चिंता में वो बस इधर उधर ही चक्कर काटे जा रहा था। अध्ययन के आते ही उसने पलटकर देखा तो एक दूसरे से नजर मिलते ही वो दोनों हैरान रह गए। अध्ययन उसके पास आकर कहा, तुम अर्जुन मेहरा, तुम उस लड़की को लेकर यहाँ आए हो? अध्ययन की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, बैठकर बात करें। जरूर। इतना बोलकर अध्ययन जाकर काउच पर बैठ गया और अर्जुन को ऑर्डर देते हुए कहा, बैठो। अर्जुन भी जाकर उसके सामने बैठ गया तो अध्ययन उसके कंफर्टेबल होने का वेट किए बिना ही कहा, मुझे बस सच जानना है। अर्जुन जानता था कि अध्ययन एक नामी डॉक्टर है और वो उससे कुछ भी छुपा नहीं सकता। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली और अध्ययन को सब बता दिया। अध्ययन ने काफी देर चुप रहने के बाद कहा, लेकिन फिर भी अर्जुन, तुम्हें इसके अगेंस्ट पुलिस कंप्लेन करनी ही होगी। तुम मेरी बात को समझो प्लीज। उस गुनाहगार का इस तरह खुला घूमना सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। अध्ययन की बात सुनकर अर्जुन को समझ में नहीं आया कि आखिर वो इस इंसान को कन्वेंस कैसे करे और उसे पुलिस कंप्लेन का राग लापने से कैसे रोके। अध्ययन ने अपना फोन निकालते हुए कहा, अगर तुम सोच रहे हो कि इस लड़की की मदद करने के चक्कर में कहीं तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का नाम बीच में आ जाएगा तो मैं अपने हॉस्पिटल की तरफ से पुलिस कंप्लेन कर देता हूँ। वो यहाँ आकर तुम्हारा स्टेटमेंट ले लेंगे। बात अब अर्जुन के हाथ से निकलती ही जा रही थी। वो जानता था कि अगर पुलिस को इस मामले में घसीटा गया तो बात और बिगड़ जाएगी और अभिमन्यु का नाम बाहर आ जाएगा और ये डॉक्टर अध्ययन, इसे भी तो मौका मिल ही जाएगा ना उसके भाई के खिलाफ माहिरा को इस्तेमाल करने का। फिर कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन ने रहस्यमयी ढंग से अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस बदले और एक कुटिल मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, मिस्टर चोपड़ा, शायद आप भूल रहे हैं कि आप इस वक्त मेहरा कंस्ट्रक्शन के सीईओ से बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपके इस वीआईपी हॉस्पिटल की पॉलिसी है कि आप अपने वीआईपी पेशेंट की बातें और उनके केस सीक्रेट रखाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लड़की एक वीआईपी है, तो दोबारा इस मामले में और ज्यादा घुसने की कोई जरूरत नहीं है। उस लड़की के इलाज का जो भी बिल होगा, यकीन मानिए मैं आपको उससे भी कई गुना ज्यादा पे करूंगा, लेकिन वो लड़की मुझे सही सलामत चाहिए। अध्ययन ने अर्जुन के बदले हुए तेवर देखे तो वो समझ गया कि ये केस उतना भी सीधा नहीं है जितना दिख रहा है, क्योंकि जितना आज तक उसने अर्जुन मेहरा के बारे में सुना था उसके मुताबिक तो अर्जुन एक बेहद ही सज्जन लड़का था। किसी को धमकाना तो दूर की बात है, वो तो किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था, लेकिन आज तो ये सज्जन आदमी आंख दिखाने पर उतर आया था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर ये केस दुनिया के सामने आया तो मेहरा फैमिली की पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और तभी अर्जुन इतना बौखलाया हुआ है। अध्ययन अपनी दाढ़ी रफ करते हुए अर्जुन को देखते हुए कुछ सोच रहा था और फिर वो अचानक से ही उसने टोन बदलते हुए कहा, अरे नहीं मिस्टर मेहरा, आप तो मेरी बात का बुरा ही मान गए। मैं तो बस इसलिए ये सब पूछ रहा था क्योंकि जिस पेशेंट को आप यहाँ लाए थे उनकी हालत बहुत खराब थी, तो मुझे लगा कि कहीं ये कोई संदिग्ध मामला ना हो। पर आप जब इतना कह ही रहे हैं तो ओके, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मामला हम दोनों के बीच ही रहेगा। देखिए अपने लिप को जिप कर लिया है। उसके इस दिखावे से अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस यही सोच रहा था कि शुक्र है उसने अभी के लिए किसी तरह इस मामले को पुलिस में जाने से रोक दिया, लेकिन तब क्या होगा जब माहिरा ठीक हो जाएगी, और वो तो खुद पुलिस वाली है। वही अध्ययन उसे बाय बोलकर हुए रूम से बाहर निकल गया और बाहर आते ही उसने अपने फोन में एक नंबर डायल किया। सामने से कॉल रिसीव होते ही अध्ययन ने बहुत ही सौम्य लहजे में कहा, मिस्टर अभिमन्यु मेहरा, आपका छोटा भाई मेरे हॉस्पिटल में एक लड़की को लेकर आया है जिसकी हालत काफी नाजुक है। तभी दूसरी तरफ से अभिमन्यु ने शायद कुछ पूछा था, जिसके जवाब में अध्ययन ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। इस लड़की को चोटें तो काफी लगी है और वो शायद कहीं झगड़े की है, लेकिन इसके फुल बॉडी चेकअप के बाद हमें ये पता चला है कि इसके ये जख्म सुबह तक नॉर्मल थे। ये इजली रिकवर कर लेती, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब है क्योंकि आज सुबह ही किसी ने उसे जहर दे दिया है।